नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज बात करने वाला हूँ मैं बहुत ही ख़ास और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो ओएचई में ओवरहेड इक्विपमेंट की जानकारी लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये कि उनको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। ओएचई के बारे में मैंने पिछले वीडियो में फाउंडेशन के बारे में बताया था कि ओएचई में कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं और उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कास्टिंग के समय। स्क्रॉल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसके बाद उसकी जो लेआउट होती है फाउंडेशन की वो कैसे करते हैं। स्क्रॉल वॉल्यूम दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था। पहले मुझे ट्रैक को रेफरेंस लेकर के एक इम्प्लांटेशन लेना पड़ता है। ट्रैक पे पहले से ही लोकेशन मेंशन की हुई रहती है कि इस लोकेशन पे एरो का निशान लगा देते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं, जहाँ पे हमें लोकेशन फाउंडेशन का कास्टिंग कहाँ करना है वो लिखा हुआ होता है। इसके बाद हम वहाँ से जो इतनी इम्प्लांटेशन होती है उससे 15 सेंटीमीटर ऐड करके हम फाउंडेशन की सेंटर ले लेते हैं और फिर जो है हम उसका लेआउट कर लेते हैं। जिस तरह का भी फाउंडेशन हो, चाहे बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 7 8 9, ये सब जो टाइप्स होते हैं फाउंडेशन के, ये नॉर्मल सॉइल में कास्टिंग किया जाता है। इसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है वो 11,000 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूँ एनजी टाइप फाउंडेशन के बारे में। एनजी टाइप का फाउंडेशन जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी फिलिंग मिट्टी में किया जाता है। फिलिंग मिट्टी इन द सेंस जो है, जैसे कि कहीं अगर बेड नया बना हुआ है, नया बनवाना है, अगर कहीं बाहर से मिट्टी को वहाँ डंप किया जाता है तो उसे हम फिलिंग मिट्टी कर सकते हैं, कहीं से लाया हुआ मिट्टी कर सकते हैं। उसमें जब हम रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जब हम फाउंडेशन की कास्टिंग करते हैं उस समय हम उसमें एनजी टाइप का फाउंडेशन करते हैं। एनजी टाइप के फाउंडेशन में हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे टाइप्स ऑफ एनजी फाउंडेशन होते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल मैंने NG 29 और 34 37 अभी मैं काम करवा रहा हूँ। लजपुरा से लेकर रायगढ़ तक जो एक रेलवे लाइन का 4th लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मैंने फाउंडेशन करवा रहा हूँ, वो अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। इसमें मुख्यतः NG 29 टाइप का फाउंडेशन जो है पाया जाता है और कहीं कहीं NG 34 और 37 भी कहीं कहीं दिया जाता है। इसमें NG 29 की चर्चा करते हैं हम। ये जो होती है नॉर्मल सॉइल यानी कि फिलिंग मिट्टी में इस तरह की फाउंडेशन की जाती है। इसका जो अलोंग द ट्रैक और अक्रॉस द ट्रैक जो होता है, अलोंग द ट्रैक में 2.10 मीटर की लंबाई की ली जाती है और अक्रॉस द ट्रैक जो है वो 2.20 लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सेटरिंग होती है वो मुख्यतः 3 स्टेप में बनाई जाती है। सेटरिंग ही इसका मुख्यतः प्रमुख भाग है, क्योंकि शेप जो होता है इस फाउंडेशन का थोड़ी सी ट्रेपेजॉइडल शेप में होती है। पहला जो स्टेप होता है हम उसको पीसीसी करते हैं, जो 15 सेंटीमीटर की होती है। 15 सेंटीमीटर की पीसीसी करने के बाद हम स्क्रॉल लगा देते हैं। स्क्रॉल जहाँ लगाएंगे जो सेंटर आएगा वहाँ पे थोड़ी सी बालू जो होती है, सैंड जो है, रख करके स्क्रॉल को बैठा देंगे ताकि हमको सेंटर में दिक्कत ना हो। इसके बाद जो है हम जो ट्रेपेजॉइडल शेप का जो सेटरिंग होती है उसको हम वहाँ पे सेटअप करते हैं। जो ट्रेपेजॉइडल शेप की सेटरिंग होती है या समोसे टाइप की कह सकते हैं उसको, जे अलोंग द ट्रैक में जो होती है वो तो सेम 2.10 होगी और अक्रॉस में जो होगी वो 2.20 की होगी, सॉरी 190 की होगी, और ऊपर में जो होती है वो 1 मीटर की रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हम
जो सेकंड स्टेप जब सेटरिंग की लगाते हैं, जब नट बोल्ट से टाइट करते हैं उसको, तो हम 1 मीटर बाई 95 0.95 जो मीटर है, इस तरह की सेटरिंग का उपयोग करते हैं। और इसके बाद उसमें उसकी जो हाइट होती है वो 700 यानी कि 70 सेंटीमीटर होती है। सबसे नीचे वाला हो गया 150 यानी कि 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जो होती है 500 यानी कि 50 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप जो होता है वो 70 सेंटीमीटर की होती है। और इसके बाद जो फोर्थ स्टॉप होती है वो 1 मीटर और 0.6 मीटर की होती है। सबसे ऊपर वाली स्टेप जो होती है वो 0.6 बाई 1 मीटर की होती है। और उसकी भी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। टोटल मिला करके, कुल मिला करके आपको 1500 यानी कि 150 सेंटीमीटर कास्टिंग करनी है, यानी कि 1.5 मीटर कास्टिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो हम एनजी जो 29 फाउंडेशन होता है इसको हम कास्टिंग करते हैं। इसके बाद जो है हमें एक एसडी लेना पड़ता है रेल लेवल से, और फाउंडेशन का जो टॉप होता है इन दोनों के बीच में कुछ गैप रखना पड़ता है। अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर रखते हैं, कहीं 40 सेंटीमीटर रखते हैं, कहीं 50 सेंटीमीटर रखते हैं। स्टैंडर्ड जो है 50 सेंटीमीटर कहा गया है, ताकि जब ब्लास्ट को जब मशीनों के द्वारा जो है ट्रैक के अंदर में दिया जाता है तो वो मशीन चलने में परेशानी नहीं हो, इसीलिए वो एसटी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रूर जो है इस चीज़ का अपने नोट डाउन कर लिया होगा। और किसी तरह की आपको डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट करके हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसमें जो है M10 ग्रेड की जो है वो कंक्रीट यूज की जाती है, जिसका रेशियो होता है 1:3:6 1:3:6, यानी कि टोटल मिला करके 10 1 जोड़ 3 जोड़ 6 6 3 9 1 10, यानी कि इसके कंक्रीट का जो एडिशन होता है, समेशन होता है, वो 10 होता है। इसमें दोस्तों आप लोग ज़रूर अगर इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में तो ज़रूर इंटरेस्ट जगा करके सिविल इस क्रिएटिव क्लासेस के माध्यम से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, टेक्निकल इशू है, तो ज़रूर आप इस लाइन में इंटरेस्ट जगा करके रेलवे में आप जॉब पा सकते हैं। और बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ सब सीखना। मुख्यतः M10 ग्रेड में जो सीमेंट की क्वांटिटी होती है वो 4.5 पर क्यूबिक मीटर लिया जाता है। 1 क्यूबिक मीटर जो है दोस्तों 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर हाइट ऊंचाई, इनके बीच में जितनी मटेरियल्स आती है ये 1 क्यूबिक मीटर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट जो यूज़ किया जाता है, तो आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो 1440 ले सकते हैं। इसके बाद एग्रीगेट की डेंसिटी 1500 ले सकते हैं, और सैंड की भी जो डेंसिटी होती है वो आपको 1500 ले सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में M10 ग्रेड में कितना सैंड आएगा, कितना एग्रीगेट आएगा, तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा। वैसे मौखिक बता देता हूँ मैं आपको कि 15 जो क्यूबिक फीट होता है, ठीक है, CFT 15 CFT पर क्यूबिक मीटर जो है आपको सैंड लगेगा। ठीक है, और 30 CFT जो है आपको एग्रीगेट लगेगा, क्योंकि और इसमें जो है 4.5 बैग जो है आपको सीमेंट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और उनसे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि फाउंडेशन कास्टिंग करने के बाद आपको DPR बनाना बहुत ही आवश्यक है। DPR में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो काम किया जाता है उसकी सारी रिपोर्ट DPR में होती है, यानी कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में होती है, या डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें आपको लिखना होता है कि आप किस सेक्शन में काम कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी बेलपहाड़ और हिमगिरी सेक्शन में काम कर रहा हूँ, तो मैं सबसे ऊपर में लिखूँगा बेलपहाड़ टू हिमगिरी सेक्शन।
ठीक है दोस्तों। सेक्शन जो है एक जगह से दूसरे जगह के बीच में, एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी को सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, आपने कौन सा काम किया है, जैसे मैंने फाउंडेशन किया है तो फाउंडेशन कास्टिंग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डेट आपको मेंशन करना है, कौन सा गैंग काम कर रहा है, यानी कि कौन सी कॉन्ट्रैक्टर की कौन सी कंपनी है, उसका नाम क्या है, वो आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद जो है कौन से किलोमीटर में आप कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन भी मेंशन करना होता है, लोकेशन उसमें मेंशन कीजिए। इसके बाद है जो आपको एलओपी प्रोवाइड किया गया था फाउंडेशन कराने के लिए, जब साइट पे आप जाएंगे तो आपको एक एलओपी लेआउट प्लान दिया जाएगा, जिसके हिसाब से आपको वहाँ पे कास्टिंग कराना है। तो उसमें आपको देखना होगा कि उसमें इम्प्लांटेशन कितनी है, किस टाइप का फाउंडेशन क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है, वो डीपीआर में आप जो है लिखेंगे किस टाइप का फाउंडेशन है, उसकी डायमेंशंस क्या है। ठीक है, आपने जो लेआउट प्लान में देखा है और आपने जो कास्टिंग करवाया क्या दोनों सेम है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि नेचर सॉइल, ड्यू टू द नेचर ऑफ सॉइल के कारण जो है हम कभी कभी उसको चेंज कर देते हैं, तो आप वहाँ पे आपको लिखना आवश्यक होगा। इसके बाद जो है आपको एक ग्रॉस वॉल्यूम होता है। ग्रॉस वॉल्यूम दोस्तों बता देता हूँ आपको कि जैसे जिस डायमेंशन का आपने फाउंडेशन कास्टिंग किया है उसको टोटल वॉल्यूम निकालने के जो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वॉल्यूम आता है वो होता है आपको क्रॉस वॉल्यूम। इसके बाद जो उसमें स्क्रॉल लगाए हैं उसका वॉल्यूम माइनस करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा उसको हम नेट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रॉस वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है, नेट वॉल्यूम कम होता है। किसी किसी रेयर केस में ऐसा होता है कि दोनों वॉल्यूम सेम होता है, जैसे कि एंकर जो होता है जिसमें गाइरोड लगे होते हैं, मास्ट को पुल करके जो रखता है एंकर के थ्रू, गाइरोड के थ्रू जो उसकी जो बेंडिंग मोमेंट खींच के रखता है, तो उसमें जो है आपको नेट और ग्रॉस दोनों सेम मिलेगा। जैसे मैं A2 की बात कर रहा हूँ, A2 एक एंकर का टाइप्स होता है जिसमें आपको इसकी जो ग्रॉस वॉल्यूम 1.400 होती है क्यूबिक मीटर और इसका नेट वॉल्यूम भी इतना ही होता है क्योंकि इसमें स्क्रॉल नहीं लगाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी आपको मैं मेंशन कर दिया। एक होता है सीमेंट कंज्यूम्ड, कितना सीमेंट आपने यूज किया है, कितना दिया गया है, प्रॉपर वे में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। जितना दिया गया है क्वांटिटी निकालने के बाद जो है आपको उसमें लिख देना है। इसके बाद एसटी की बता ही दिया। इसके बाद रिमार्क भी आप ज़रूर लिखिएगा, उस डीपीआर के अंदर जो है रिमार्क लिखिएगा जिसमें आपको ये चर्चा लिखा हुआ रहता है कि कौन सी सॉइल में आपने कराया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कराने गए हैं नॉर्मल सॉइल में और वहाँ मिल गया रॉक्स, मिल गया हार्ड सॉइल मिल गया, तो वहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि हार्ड सॉइल को एक्सकेवेशन करने में, खुदाई करने में ज़्यादा मेहनत लगता है और उसकी जो रेट होती है ना वो ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा होती है, 500-400 ज़्यादा होती है, तो आप अपना घाटा क्यों करेंगे। इसके बाद क्लाइंट से साइन कराना पड़ेगा आपको, जो है आप जिस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उसका भी साइन वहाँ नीचे चाहिए। फिर जो है आपको रेलवे के अधिकारी की भी साइन चाहिए, तब जा कर के आपको बिल बनता है, आपके पास पैसे आते हैं। अगर आप पैसे आपके पास आ गए फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताया। चलिए आप कुछ लेआउट प्लान की बात करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बात कर लेता हूँ लेआउट प्लान की। लेआउट प्लान जो होता है वो सेक्शन वाइज होती है। जैसे मेरे पास अभी 536 to 547 का है एक सेक्शन है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये बेलपहाड़ और हिमगिरी के बीच की सेक्शन के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस लेआउट प्लान में मुख्यतः जो होता है वाइंड प्रेशर भी मेंशन हुआ था है। वाइंड प्रेशर का मतलब हो कि हवा की जो दबाव है, वाइंड प्रेशर, वायु दाब जिसको कहते हैं, वो कितनी होती है जब हम मास्ट इरेक्शन करेंगे और फिर जो स्ट्रिंगिंग करेंगे, जब वो वाइडिंग करेंगे तो उस पर कितना विंड लोड पड़ेगा, हवा का दबाव जो है कितना पड़ेगा,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है आपको इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो आपको ड्राइंग दिया गया है क्या वो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड ड्राइंग से ही हमेशा करना चाहिए काम। फिर जो है आपको इसमें मुख्य तो कुछ कुछ बातें होती है लिखी हुई है जो आपको चर्चा करके आपको ध्यान देना चाहिए इस पे, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कॉन्टेक्ट वायर होती है। कॉन्टेक्ट वायर जो है उसकी उसकी जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, कभी कभी पूछ देता है लोगों को। कॉन्टेक्ट वायर, कैटनरी वायर, इनके जो है कितनी डायमीटर होती है, क्या साइज होता है इनका। ठीक है दोस्तों। तो कॉन्टेक्ट वायर की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपको 107 स्क्वायर mm। कैटनरी वायर की जो डायमीटर होती है, साइज होती है, वो 65 स्क्वायर mm। एंटी क्रीप वायर की जो साइज होती है वो 65 स्क्वायर mm। ठीक है। एक मास्ट से दूसरे मास्ट की दूरी को हम स्पान कहते हैं, पैची के भाषा में, ओवरहेड इक्विपमेंट के भाषा में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी बात, मुख्य तो बात। अगर जब भी आप साइट पे जाएं तो ज़रूर जो है अपना लेआउट प्लान साथ में रखना चाहिए। इसमें जो है आपको लोकेशन मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से रहता है। देखिए, ये है लेआउट प्लान का। ठीक है, ये लेआउट प्लान है, इसमें ही सभी चीज़ मेंशन किया गया है। देखिए, लोकेशन भी मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बिल्डिंग की ड्राइंग बनाते हैं, बिल्डिंग के ड्राइंग में आप इस चीज़ सब का मेंशन देखते होइएगा कि उसमें हर एक चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया हुआ रहता है, कहाँ क्या रहेगा, कौन से हमको कंक्रीट डालना है, कितना सरिया लगेगा उसमें, कौन से mm का सरिया लगेगा, सभी डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। लेकिन रेलवे का जो लेआउट प्लान होता है वो उससे डिफरेंट होता है, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ मेंशन की हुई रहती है। ट्रैक सेंटर मेंशन किया हुआ रहता है, लोकेशन मेंशन किया हुआ रहता है, कहाँ कितना कर्व रहेगा ये मेंशन किया हुआ रहता है, इम्प्लांटेशन मेंशन किया हुआ रहता है, लोकेशन मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, स्पान की जो लेंथ होती है वो मैंने बताया आपको कि वन जो मास्ट होती है, एज फॉर एग्जांपल मैं 536 के 17 पे खड़ा हूँ और मुझे 536 का 15A पे मुझे जाना है। इन दोनों की बीच की जो दूरी होगी वही स्पान लेंथ कहलाती है। ठीक है, और उसमें जो है आपको एक चाइनीज भी लिखा हुआ होता है। जब भी आप स्पान लेंथ की चेकिंग करें या मार्किंग करें ट्रैक पे, तो आपको चाइनीज जो है ना, चाइनीज जो होता है ना, उसकी भी आपको क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कि 536 का हमको कराना है, 17A पे हमको फाउंडेशन कास्टिंग कराना है, और मैंने 536 का 15A से दोनों के बीच की दूरी को मेंशन किया है। तो मैं देखूंगा कि जो वहाँ नियर बाई ट्रैक है, वहाँ जो मास्ट इरेक्टेड है, उनकी जो चाइनीज है उनसे मैं जो कास्ट कराना चाहूँगा फाउंडेशन, उनकी चैनल्स को माइनस करूँगा। जो डिस्टेंस आएगी उससे हमारी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि हमने जो मार्किंग किया है वो सही है। ठीक है दोस्तों, उसमें इस लेआउट प्लान में ये भी मेंशन किया हो रहता है कि किस टाइप का मास्ट इरेक्शन होने वाला है, V200 या V175। ठीक है दोस्तों, या TTC या TTU, बहुत तरह की मास्ट होती हैं, किस तरह की फाउंडेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सभी चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको किस तरह से कास्टिंग करना है। इसके बाद ट्रैक सेंटर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है इन चीज़ों सब के लिए, कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपको ये चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो आपकी फाउंडेशन जो है गड़बड़ हो सकती है। फाउंडेशन कास्टिंग करते समय में दोस्तों, कि आपको एक विशेष बात का ख्याल रखना होगा कि उसकी जो एज होती है, जिसको हम धार कोण कह सकते हैं, फिनिशिंग कह सकते हैं, इन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, इसके लिए आप प्रॉपर सेटिंग की व्यवस्था कीजिएगा, तब जाके फाउंडेशन को कास्टिंग स्टार्ट करवाइएगा। और साथ में वाइब्रेटर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वाइब्रेटर चलाने से आपको जो उसके अंदर हनीकॉम्स आने की संभावना होती है। हनीकॉम्स का मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे कि अगर कोई सिविल वर्क हुआ है, कोई फाउंडेशन या इस तरह का ब्रिज बना हुआ है, फाउंडेशन हुआ है, ठीक है,
फुटिंग हुई है, तो उसमें आप देखते होंगे कि गिट्टी जो होती है ना वो बाहर दिखती रहती है, एकदम छिन भिन जैसे दिखते रहता है, बहुत ही रुखरा टाइप का लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए वाइब्रेटर जहाँ नहीं चलाता है ना, तो उनके बीच की जो कैपिंग होती है वो रह जाती है। इसीलिए वाइब्रेटर चलाने से क्या होता है कि एयर वाइड्स नहीं होता है, एयर वाइड्स को रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण सभी का जो कंपैक्शन होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं जाते जाते मैं महत्वपूर्ण बात आप सबको बता देता हूँ कि फाउंडेशन जिस ग्रेड के कंक्रीट से या जिस मटेरियल से आप यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, उसी ग्रेड के कंक्रीट से आपको क्यूब भी मोल्ड करवाने हैं, क्यूब भरवाने हैं आपको, ताकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लैब में जाएगी। टेस्ट होने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो फाउंडेशन करवाया है उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ मिला हुआ है, उसकी जो कास्टिंग हुई है प्रॉपर हुई है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।